हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पावर के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पावर के कॉन्सेप्ट को समझा था। साथ ही हमने यह जाना था कि स्मार्ट पावर क्या होती है। यदि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो यह रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर के मीनिंग की बात की जाए तो इसे इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इक्वल पावर एमंग नेशंस, यानी जब नेशंस के बीच पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है तो कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर डोमिनेट नहीं करता और इस तरह किसी भी देश को दूसरे देश से भी नहीं होता। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का यह भी मानना है कि अगर एक देश ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वह दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है, जिससे दूसरे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, जिसके कारण वह अदर स्टेट के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाता है। सिडनी फ्रे इस स्थिति को जस्ट इक्विलिब्रियम की स्थिति बताते हैं। इस स्थिति में कोई भी देश इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वह दूसरे पर आक्रमण कर सके। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के पीछे लॉजिक यह है कि यहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती। सभी स्टेट अपनी सुरक्षा के लिए अपने रिसोर्सेस और स्ट्रेटजी पर निर्भर करते हैं। अब आइए बैलेंस ऑफ पावर के नेचर के बारे में बात करते हैं। पहला यह है कि यह टेम्परेरी एवं अनस्टेबल होती है। बैलेंस ऑफ पावर टेम्परेरी होता है। साथ ही स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार अपने अलायंसेस को लगातार चेंज करते रहते हैं। दूसरा, रिक्वायर एक्टिव इंटरवेंशंस, यानी बैलेंस ऑफ पावर कोई गिफ्ट नहीं होता, बल्कि इसको बनाने और मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स के एक्टिव इंटरवेंशंस की आवश्यकता होती है। तीसरा है वार टेस्ट द इफिकेसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी बैलेंस ऑफ पावर किसी भी वार के होने को रोकता है और यदि ऐसा नहीं होता तो बैलेंस ऑफ पावर का ऑर्डर बिगड़ जाता है। चौथा है नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस, यानी बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन अस्थिर होती है, यहाँ पीस की कोई गारंटी नहीं होती। पांचवा है बिग पावर्स और द मेन प्लेयर्स, यानी बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने और मेंटेन करने में स्ट्रांग प्लेयर का रोल मेन होता है। छठा है रिक्वायर मल्टीपल स्टेट्स, बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल स्टेट्स की आवश्यकता पड़ती है। सातवां है नेशनल इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी, यानी बैलेंस ऑफ पावर में रहते हुए सभी स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हैं। अब आइए थोड़ा बैलेंस ऑफ पावर के इतिहास को जान लेते हैं। सर्वप्रथम एशियंट ग्रीस में थुसिडाइडस ने एथेंस और स्पार्टा के बीच बैलेंस ऑफ पावर की बात की थी। 15th सेंचुरी में इटालियन सिटी स्टेट्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर को देखा गया। 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इंटरनेशनल लॉ को बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा रिप्लेस कर दिया, जहां सभी स्टेट्स के बीच सोवरेंटी की बात की गई। 1815 से 1914 तक इंटरनेशनल सिक्योरिटी बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा ही मेंटेन रही। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के यानी 1919 से 1939 तक पुनः इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर का प्रभाव देखा गया और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वार के दौरान बैलेंस ऑफ पावर को देखा गया। लेकिन कोल्ड वार के अंत के पश्चात यूएसए का डोमिनेंस देखा गया इंटरनेशनल सिस्टम में। वर्तमान में चाइना, इंडिया और अन्य देशों को एज ए राइजिंग पावर के रूप में देखा जा रहा है, जहां बैलेंस ऑफ पावर का रिलेवेंस पुनः रिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए उन तरीकों की बात करते हैं जिनके द्वारा इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें पहला तरीका है कंपनसेशंस। इसके में इसमें मेनली टेरिटोरियल कंपनसेशन आता है, जिसका उपयोग कॉलोनियल पावर्स ने टेरिटरीज को अपने मध्य डिवाइड करके बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की थी। दूसरा है अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। इसमें राष्ट्र एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते हैं, जैसे यूएसए के द्वारा नाटो अलायंस और उसके विरोध में सोवियत यूनियन के द्वारा वार्सा पैक्ट का अलायंस तैयार किया गया। तीसरा है इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन। यह एक प्रकार का डिक्टोरियल मेथड होता है, जैसे यूएसएसआर का अफगानिस्तान में इंटरवेंशन, यूएसए का क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और इराक में इंटरवेंशन। चौथा है बफर जोन। इसमें एक न्यूट्रल स्टेट होता है जो दो बिग पावर के बीच में होता है। इस न्यूट्रल स्टेट में दोनों बिग पावर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। पांचवा है आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। इस मेथड्स के द्वारा कंट्रीज एक दूसरे के साथ आर्म रेस में शामिल होती हैं, जैसा कि कोल्ड वार के पीरियड में देखा गया था। लेकिन वर्तमान में देश अब इन आर्म्स के रिडक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसको डिसआर्मामेंट कहा जाता है।
अब आइए बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर के पक्ष और विपक्ष में विचारकों का क्या तर्क है। बैलेंस ऑफ पावर को सपोर्ट करने वाले विचारकों का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा इंटरनेशनल सिस्टम में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फ्रेडरिक जेनिस का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से वार को अवॉइड किया जाता है। वार तभी होता है जब किसी एक देश के पास एक्सेसिव पावर होती है। इसमें कई स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं और स्मॉल स्टेट्स को भी बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का। 1815 से 1914 का पीरियड सक्सेसफुली वार को प्रिवेंट करने में सफल रहा, जो बैलेंस ऑफ पावर की सफलता को बताता है। अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पावर को फेवर न करने वाले विचारकों की बात करें तो उनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर ने 1990 के कोल्ड वार के अंत के बाद अपना रिलेवेंस खो दिया है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया है जिसमें यूएसए की हेजीमनी देखी जा सकती है। इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब बैलेंस ऑफ पावर पर्याप्त नहीं रहा। इनका मानना है कि इंटरनेशनल पीस मोरालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट पर डिपेंड करती है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति स्थायी नहीं होती, बल्कि यह परिवर्तित होती रहती है। मार्टिन राइट और फ्रेडरिक का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर अभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फंडामेंटल एलिमेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।